भाई वैसे एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या रहा है आपके करियर में हैक करना? मतलब सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या रहता है? बहुत सारे टास्क हैं जो नहीं कर पाते एट द एंड। जैसे किसी को मेरा जो बेसिकली काम था वो तो आईसिस और बोको हराम को ट्रैक करना होता था। 2015 में बता रहा हूँ, जब मैं अफ्रीका में डिप्लॉयड था। मैं एनआईए के साथ काम कर रहा था, नाइजीरियन इंटेलिजेंस एजेंसी, और एक और एजेंसी थी डीआईए, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। तो मैं उनके साथ काम कर रहा था। तो उसमें बिकॉज अफ्रीका में उसी टाइम बोको हराम 2011-12 से आईसिस हुआ, उसके बाद बोको हराम ने वो ले लिया। और बहुत सारे अदर ग्रुप्स भी थे, सम डेल्टा रेवेंजर, पता नहीं, बहुत सारे ग्रुप्स इमर्ज हुए थे अफ्रीका में, अलग अलग कंट्रीज़ में। तो मेरे को डिप्लॉय किया था कि आपको ये एक्टिविटी ट्रैक करनी है, और कि उनको फंडिंग कहाँ से आ रही है, कहाँ से वो लोग लोकेटेड है, और कौन सी ऐप यूज़ कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कहाँ से फैला रहे, कौन से मैगजीन्स रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सारे मीडियम से लोगों को हायर कर रहे थे। तो उसमें केसेस में ये था, आप फिजिकली कैसे ट्रैक करोगे? फिर आपको उनको चैट रूम में घुसना पड़ता है या उनके फोरम्स में घुसना पड़ता है, फिर आप उनको ट्रैक करते हो, फिर जाके थोड़ा सक्सेस, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एक नॉर्मल आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को टारगेट कर सकते हो, कंपनीज को टारगेट कर सकते हो, बट एक टेररिस्ट को टारगेट करना जो कि कट आउट होता है हर चीज़ से, वो मुश्किल है। भाई आपके और केसेस की बात करते हैं कि और क्या इंटरेस्टिंग केसेस आपने सॉल्व। एक केस तो याद है, उसकी डिटेल्स भी याद है, तो वो मैं शेयर कर देता हूँ। वैसे मैं बता दूं, भाई को याद सब है पर वो इंटरनेट में बोल नहीं सकते, तो सेफ बातें करेंगे। हाँ, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी शेयर नहीं कर सकते। एक केस है 2015 का ही, तभी मैं तब डिप्लॉयड हुआ था मैं एनआईए में। तो जो मैं लैब में वर्क कर रहा था उसका नाम था सीसीटीएफ, साइबर क्राइम टास्क फोर्स। तो मैं ही वो लैब को लीड कर रहा था, और बहुत सारे इंजीनियर्स थे, इजरायली इंजीनियर्स थे, इंडियन एक दो इंजीनियर्स थे, और बहुत सारे अलग अलग इंजीनियर्स थे। तो सबका अलग टास्क होता था। तो क्या हुआ, वो लैब डेवलप हो रही थी और गवर्नमेंट ने अच्छा खासा पैसा उसमें इन्वेस्ट किया था, $200 मिलियन। तो इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आपको पूरा हार्डवेयर वगैरह सब कुछ चाहिए होता है। अब गवर्नमेंट ने वो इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट हाँ, उस समय फिर 2 अक्टूबर को बॉम्ब ब्लास्ट हुआ वहीं पर ही पुलिस स्टेशन में, अबूजा करके एरिया में। अब अबूजा कैपिटल थी वहाँ अफ्रीका में, नाइजीरिया में। तो वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, और फिर बोको हराम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हाँ मैंने बॉम्ब ब्लास्ट किया है। अब 2 अक्टूबर, और लैब वो सेटअप प्रोसेस में ही थी, इतना कुछ हमारे पास टूल्स एंड वो भी नहीं थे, सेटअप भी नहीं था। एक पूरा ओएस चाहिए होता है, एक्सप्लॉइट चाहिए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो न्यूली तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ थे, डीजी, डायरेक्टर जनरल वगैरह सब आए, उन्होंने बोला कि इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, देखो क्या कर सकते हैं। बिकॉज नाइजीरिया के नॉर्थ में तो बहुत अटैक्स होते थे, बट ये कैपिटल में उस टाइम ये काफ़ी नोन अटैक था। तो वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। उसमें मुझे इनिशियल लगा कि उसमें कुछ ऐसा डिटेल्स मिलेगा नहीं, वो बॉम्ब ब्लास्ट है, उसमें अब साइबर सिक्योरिटी के कुछ ज़्यादा डिटेल्स मिलेगा नहीं। तो हम लोगों ने फिर ट्विटर को क्रॉल करना स्टार्ट किया। सारे 1-2 दिन पहले के सारे ट्वीट्स उस कंट्री ओरिजिन से, सारे ट्वीट्स क्रॉल किए। सारा 10,000 20,000 ट्वीट्स थे वो सारे, उसमें से बॉम्ब ब्लास्ट पर्टिकुलरली फ़िल्टर आउट किया टूल के थ्रू। फ्रेमवर्क टूल्स होते हैं हमारे पास, उसमें आप पूरा डेटाबेस इनपुट कर सकते हो और फिर उसमें आप फ़िल्टर कर सकते हो। तो हमारे पास टूल्स थे। उसमें फिर एक फाइनली कुछ दिन पहले का ट्वीट मिला। एक बंदा था, चीमा ओकोरो समथिंग कुछ नाम था उसका, तो उसने ट्वीट किया था, और 1-2 फॉलोवर्स थे उसके, ज़्यादा भी नहीं था। तो उसने ट्वीट किया था कि अबूजा में बॉम्ब ब्लास्ट होगा करके। तो अब एक पहले लीड मिल गई कि हाँ भैया ये बॉम्ब ब्लास्ट होगा, इसको ज़रूर कुछ ना कुछ पता होगा। अब जाके अब सेकंड ऑप्शन था कि अब उसको हैक कैसे करें, वो तो डीएक्टिवेट हो गया, उसने ट्वीट भी डिलीट कर दिया, अकाउंट भी डिलीट कर दिया। तो फिर ट्विटर को मेल डाला कि हाँ भाई हम कि आपको अब लॉग्स देने हैं। ट्विटर का भी एक पूरा लीगल प्रोसेस है, उसके भी अपने लॉयर्स हैं, पूरा लीगल प्रोसेस है, उसके थ्रू जाना पड़ता है। और वो अगर आप अनटिल अनलेस आप यूएस से नहीं हो तो वो आपको इतना जल्दी वो भी नहीं करती और रिस्पॉन्स भी नहीं देती। बट एनी हाउ ये थोड़ा बॉम्ब ब्लास्ट का केस था, तो उस केस में 1 हफ्ते बाद ट्विटर के लॉग्स आए। फिर पता चला ये बंदा ये पर्टिकुलर नेटवर्क एटीसैलाट नेटवर्क यूज़ कर रहा था, ये फ़ोन था उसके पास, ये लॉग्स से सारा कुछ मिल गया। अब वहाँ पे लोकेशन पे गए, तो लोकेशन पे वो पर्टिकुलर आईपी भी थी, पर्टिकुलर वो बंद हो रखी थी। उसका फ़ोन पता था, उसका फ़ोन नंबर भी पता था, तो उसके फ़ोन को ट्रैक करना स्टार्ट किया। अब SS7 जो सिग्नलिंग प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया, वो भी एक रेंज बता देता है। तो उसको कुछ दिनों तक ट्रैक करते रहे, कुछ ट्रैक करते रहे, वो मूवमेंट करता रहा। अब आप एक पर्टिकुलर
एरिया ही ट्रैक कर सकते हो, और उसी एरिया में बहुत बड़ी बिल्डिंग हो तो आप नहीं ट्रैक कर सकते। मतलब उस बिल्डिंग में किसी भी फ्लोर पे वो बंदा हो सकता है ना। तो उसके लिए एक वो होता है, सोल्यूशन होता है, स्टिंग रे बोलते हैं उसको, गाड़ी में फिट होता है। आपने देखी होगी ना, पुलिस की वैन, बड़ी सी वैन होती है, और वो गाड़ी, मतलब पिक्चरों में देखा होगा, वो जाके एकदम फ़ोन सुन रही होती है, हाँ, तो वैसे एक वैन होती है। बाहर की यूएस की मूवीज में बहुत होता है। बहुत होता है, हाँ। तो वो जो सोल्यूशन यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं स्टिंग रे, IMSI कैचर। वो क्या करता है, एक फेक टावर बना देगा, तो आपका फ़ोन एक रियल टावर से कनेक्ट होने के लिए आपके फेक टावर पे कनेक्ट होगा। उसे IMSI कैचर भी बोलते हैं, और आप बना भी सकते हो उसको, राइट। उसको, उसके तरीके हैं, कुछ कुछ खुद ही बिल्ड कर सकते हो आप। तो वो उसको लगाया, फिर हमें तो पता नहीं था ना रेंज कितना है, तो बाकी जो ऑन ग्राउंड एजेंट से उनको भेजा, उन्होंने ट्रैक किया उसको। फिर उसके घर के सामने एक चर्च था, वो बार बार वो चर्च में जाता था, वापस घर आता था, मॉनिटर किया 2-4 दिन तक, क्योंकि हमें अपने पता नहीं था ना वो एक ही बंदा है रिस्पॉन्सिबल या बहुत सारे, एक पर्टिकुलर टीम है तो वो बोको हराम का, इतना पता था। फिर जाके जब हमें एग्जैक्टली पिन पॉइंट किया तब हमें ये पता चला चर्च में भी और भी बॉम्ब्स वो बना रहा था। बहुत सारे बॉम्ब्स उसने बना के रखे थे, तो वो पकड़ा गया उसके बाद। ओ भाई, पूरा लंबा प्रोसेस। मतलब बताओ, बना भी चर्च में ही रहा है। भाई कभी ऐसा हुआ है, जैसे हमने मूवीज में भी देखा, कभी कभार हैकर्स को भी फील्ड पे जाना पड़ जाता है, हाँ, बहुत आपके बार, साथ कभी हुआ है? बहुत बार। हाँ, मैं कभी मेरे साथ लाइफ तो रिस्क पे आई है ऐसे केसेस में कभी? मैं फील्ड पे नहीं जाता था, मैं ऑलवेज अपना वैन में बैठता था। वैन में भी नहीं बैठता था, मैं लैब में बैठता था। अच्छा भाई, न्यूज़ में ना ये भी सुना है हमने कि ATM मशीन हैक हो गई, तो ये कैसे पॉसिबल है? 2-3 तरीके होते हैं मशीन हैक करने के ATM। एक तो आपने ATM स्किमिंग सुना होगा, जिसमें हैकर्स जो आप कार्ड रीडर डालते हैं उसमें एक वो चिप वो लगा देते हैं, कवर लगा देते हैं, और कीपैड में एक फेक कीपैड लगा देते हैं और छोटा सा कैमरा लगा देते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। तो एक तो वो तरीका होता है, और एक तरीका होता है ब्लैक बॉक्स वाला, जिसमें आपको ATM मशीन ओपन करनी होती है, उसमें पोर्ट ढूंढना होता है, और एक छोटा सा कंप्यूटर होता है रास्पबेरी पाई, उसको कनेक्ट करना होता है, तो तब होता है। और एक और तरीका है जिसमें, जो कि एक बहुत पॉपुलर टेररिस्ट तो नहीं बोलूँगा, एक साइबर क्राइम ग्रुप था, साइबर नाका, वो यूज़ करते थे। तो वो लोग तो पूरा मेन सर्वर ही उन्होंने हैक कर के रखा था, और वो लोग अपने बंदे भेज देते थे ATM पे, अलग अलग कंट्रीज़ के, आप ये टाइम पे वहाँ जाइए, और वो सीधा वहाँ से पुश बटन करते थे, $20,000-30,000 वहीं ऐसे ही निकल रहे हैं। हाँ। भाई ये तरीके आप इतने ओपनली बता रहे हो, गवर्नमेंट इन पे काम क्यों नहीं करती है? सबको नहीं, पता है। गवर्नमेंट के अगर आप फ्रेमवर्क देखोगे ना, तो गवर्नमेंट अभी भी XP और पुराने 10 ईयर सर्वर्स यूज़ कर रही हैं। तो वो सर्वर्स इतने वनरेबल है कि उनके अपडेट्स भी नहीं आते। अब माइक्रोसॉफ्ट उनके अपडेट्स भी नहीं देता। तो उस केस में, क्योंकि जो उन्होंने सॉफ्टवेयर बना रखे हैं ना, वो पर्टिकुलर OS पे ही रन करेगा, और वो ATM के सॉफ्टवेयर या सर्वर्स के सॉफ्टवेयर उनको बाय डिफ़ॉल्ट अपडेट नहीं करने देते OS को। और जब OS ही इतना ओल्ड रहेगा तो आप एक्सप्लॉइट करना ही थोड़ा इजी रहता है। भाई लेकिन गवर्नमेंट को करना चाहिए इस चीज़ के लिए कि भाई पैसा Policy- लगाएं इस चीज़ में भी, ताकि ये चीज़ें कम हो, ATM हैक होना और ये सारी चीज़ें। अब वैसे मैंने इंडिया में तो इतना प्रॉपर वैसा वाला हैकिंग नहीं सुना, बट हाँ, ATM स्किमिंग बहुत ईजी है, और हर कोई कर सकता है। 10,000 रुपये में कोई भी एक प्रॉपर स्किमर्स बना सकता है ATM इंडिया में, और बनाते भी हैं लोग। और बट इंडिया में ज़्यादातर उठा के ही ले जाते हैं सीधे, कि उठा के ले जाओ सारी कौन करेगा इतने इंस्टॉल सीधा उठा के कौन सा टूल है, लेके चलो, टूल छोड़ो तोड़ेगे से। भाई थोड़ा सा मैं कार्डिंग का कॉन्सेप्ट भी समझना चाह रहा हूँ कि इंटरनेट पे ये दूसरों के या फॉरेनर्स के कार्ड कैसे मिल जाते हैं? क्या ये कोई वेबसाइट है जिस पे पैसे दे के आप कार्ड डिटेल्स दे देते हो, या इसकी एक कैसे होती है कार्डिंग? तो एक पूरा प्रोसेस होता है कार्डिंग का, जिसमें क्रेडिट कार्ड को हैक करने से लेकर क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने तक पूरे प्रोसेस को कार्डिंग बोलते हैं। इसको आप स्टेप्स में बता सकते हो? हाँ, श्योर। सो क्रेडिट कार्ड हैक कैसे होता है? क्रेडिट कार्ड हैक, क्रेडिट या डेबिट भी हो सकता है? डेबिट भी हो सकता है, कोई भी कार्ड। फिशिंग के थ्रू हैक होता है, या मालवेयर के थ्रू हैक फिशिंग तो होता वो है। हो गई, फोन करा और नहीं, फिशिंग होती है एक फेक वेब पेज खोल दिया पेमेंट का, जिसमें क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालो, एंड देन अच्छा, पूरी वेबसाइट ही डालो। वेबसाइट। हाँ, एक वो तरीका हो गया। एक तरीका हो गया मालवेयर इंस्टॉल कर दिया। आपने वो देखे होंगे ना, क्या बोलते हैं, BPOs होते हैं जो फ़ोन करते हैं आपके कंप्यूटर में मालवेयर है। तो वो लोग मालवेयर डाल, कोई तो नॉर्मली ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं, कोई तो प्रॉपर मालवेयर डालते हैं उनके कंप्यूटर कुछ में। लोगों को तो भाई लिटरली ये काम है कि फॉरेनर्स को कॉल करना और उनसे पैसे इंडिया में बहुत बस्ट भी हुए ना ऐसे कॉल सेंटर्स। हाँ। यहाँ पे गुड़गांव में भी होते हैं, और वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो
एक तरीका ये है कि आप सीधा पर्टिकुलर यूज़र को टारगेट करो मालवेयर डाल के। एक तरीका ये है सीधा सर्वर ही हैक कर लो जिसमें क्रेडिट कार्ड यूज़ सेव हो रहे हैं। तो पॉस पॉइंट ऑफ सेल का आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। जब भी आप किसी रिलायंस स्टोर चले गए या किसी भी चले गए तो वहाँ पे एक पॉस मशीन यूज़ होती है, राइट। तो वो पॉस मशीन किसी न किसी सर्वर को कनेक्ट करती होगी, राइट। और वो सर्वर इंटरनेट में कनेक्टेड होता है एक पूरा, और उस सर्वर का एक पोर्ट ओपन होता है, राइट, जिसके थ्रू वो इंटरनेट में कनेक्टेड है। तो जनरली ब्लैक हैट हैकर्स क्या करते हैं, पूरा इंटरनेट स्कैन करते हैं, IPv4 पूरी स्कैन करेंगे। उसमें से उनको वो कीवर्ड पता होता है कि वो जो पॉस सर्वर होता है उसमें कोई सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल होगा, उस पर्टिकुलर कीवर्ड पता है, वो पूरा इंटरनेट स्कैन कर देता है। और वो स्कैन जब वो सर्वर्स लिस्ट आउट होते हैं उस पर्टिकुलर पोर्ट में वो फिर ब्रूट फोर्स करते हैं, मतलब रैंडम यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे, रैंडम बहुत सारी लिस्ट बना रखी होती है 50-100 GB की। और जब वो रैंडम यूज़र नेम तो कोई ना कोई तो लगेगा, उस पोर्ट्स के थ्रू वो सर्वर एक्सेस करते हैं, फिर वो पूरा क्रेडिट कार्ड डंप कर देता है। तो या तो ये तरीका है जो लोग ये बहुत करते हैं, मतलब बहुत सारे पर भाई आजकल तो जैसे टच वाला चल गया है कि टच करो और पैसे कट जाएंगे, टच उसमें वाले भी में तो- रिस्क है। वो तो हाँ, बहुत उसमें ही भी रिस्क, और उसमें तो और रिस्की है। उसमें तो पिन ही नहीं डालना। हाँ, उसमें तो कुछ रिस्क है। उसमें ना एक इंटरसेप्टर आता है बड़ा सा, मेरे पास शायद होगा, मैं दिखा सकता हूँ आपको। तो उससे वो थोड़े डिस्टेंस से ही आपको क्रेडिट कार्ड स्निफ कर देंगे। अब हम बात करें डार्क वेब की। आपका डार्क वेब एक्सपीरियंस थोड़ा अलग रहा है हाँ, जो आपने बताया, तो मैं चाहता हूँ पहले आप ये बता दो डार्क वेब होता क्या है। जितना हमने सुना है, हमने रेड रूम्स और इन सब टॉर्चर रूम्स के बारे में सुना है। करेक्ट मायनों में डार्क वेब क्या है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? हाँ, मैं ओरिजिन बता रहा था। बेसिकली ये US नेवी का ही प्रोजेक्ट था। तो उनको एक नीड पड़ी कि एक प्राइवेट कम्युनिकेशन हो हमारे बीच में, हमारे और दूसरे डिपार्टमेंट में। तो उसके बाद उन्होंने ये स्टार्ट किया प्रोजेक्ट। उसके बाद डार्पा जो कि सारे हाईली डेवलप नेटवर्क और हथियार बनाता है यूएस में, तो उन्होंने फिर अडॉप्ट कर लिया था। तो डार्क वेब बेसिकली एक, ये बोल सकते हो, एक ग्रुप ऑफ एक हिडन एरिया है जो कि नॉर्मल सर्च इंजन इंडेक्स नहीं कर पाते। तो गूगल और ये जो पॉपुलर सर्च इंजन है वो उनको इंडेक्स नहीं कर पाएंगे उन पर्टिकुलर वेबसाइट्स को। तो वो वेबसाइट इजीली एक्सेसिबल भी नहीं होती, वो केवल एक स्पेशल ब्राउज़र के थ्रू एक्सेसिबल होती है जिसको बोलते हैं टॉर, द अनियन राउटर। और उसमें जो मेथोलॉजी यूज़ होती है वो अनियन राउटिंग की होती है। मतलब अनियन में जैसे लेयर्स होते हैं वैसे ही एनक्रिप्शन के लेयर्स होते हैं, इस वजह से डेटा इनक्रिप्ट होता है उसमें। तो आपने कैसे एक्सेस करा और आपने क्या क्या देखा है डार्क वेब पे होता हुआ? मेरी एक कंपनी थी जिसमें मैंने कुछ मंथ काम किया था, प्राइवेट कंपनी थी। तो वो उसमें मैंने वेब इन्वेस्टिगेटर मेरी प्रोफाइल थी। तो उसमें मेरा एक प्रोजेक्ट था कि मुझे एनिमल स्किन्स लोकेट करनी थी। ये जैसे लाइन स्किन बिकती है ना, इन सब की स्किन्स वगैरह और दवाइयाँ वगैरह डार्क वेब पे बिकती है। हाँ, तो सब कुछ क्रोकोडाइल स्किन्स के, स्नेक की स्किन, लॉइन की। और कौन खरीदता है और कौन बेचता है ये बेसिकली यही लोग जो मोस्टली तो मैं देखूंगा अफ्रीका में, यही जो कि जंगलों के आसपास रहते हैं ना, वही उन्हीं लोगों का ये अर्निंग सोर्स है। तो वो लोग ये जानवरों को मारते हैं देन उसको सेल करते हैं, उसका हर एक पार्ट, उसके नाखून। ह्यूमन की भी डेड स्किन और ये सब भी उधर? ह्यूमन की स्किन मैंने देखी नहीं, बट हाँ मे भी अवेलेबल होगी। बट मेरा उस समय प्रोजेक्ट ये था, तो मेरा फोकस ही ये था। जैसे खरीद कौन रहा था स्किन को एनिमल की? कोई भी रैंडम पर्सन खरीद सकता है। तो उस समय तो एक पॉपुलर फोरम था सिल्क रोड करके, अभी तो बंद हो गया है। सिल्क रोड था, उस समय बंद भी हो गया, मतलब उसके ओनर को पकड़ लिया था। तो सिल्क, उसमें मैंने देखा था। तो वहाँ पे आपको स्किन्स, आपको पार्ट्स मिल जाएंगे, उसकी दवाई ववाई बनती है चाइना में। तो लोग खरीदते रहते हैं उसको। और क्रेडिट कार्ड से लेके पॉन से लेके चाइल्ड पॉन से लेके सब कुछ अवेलेबल है, गन्स वगैरह, लाइव मर्डर वगैरह सब। लाइव मर्डर वो सर्विसेज अलग होती हैं, जो आप रेड रूम के बारे में बता रहे हो। आपने एक्सेस करा है रेड रूम का? मैंने लाइव रेड रूम कभी नहीं देखा, बट उनकी वीडियोस वगैरह मैंने ऑफकोर्स देखी हुई है। कोई बताओ, कोई वीडियो अजीब लगी हो कोई? हाँ, मैं फिर जब मैं एजेंसीज के साथ काम करता था तब वो वीडियोस कुछ लाइव मर्डर की अवेलेबल रहती थी। उसमें वही था जो ये बोको हराम और ये जो टेररिस्ट ग्रुप थे वो मारते थे। बाकी जो भी कैप्चर्स लोग थे, या तो वो क्रिश्चियंस होते थे या वो दूसरे धर्म के, या वो गेज होते थे, जो भी है, उनको पकड़ते थे और उनको लाइव मर्डर करते थे। भाई ये कहा जाता है कि जो बहुत अमीर लोग हैं, मिलियनर लोग हैं, बिलियनर लोग हैं, वो ये देखने के लिए उनको प्लेजर मिलता है, तो इसके लिए वो पैसे देते हैं। सिर्फ यही पर्पस होता है उधर लाइव मर्डर्स का? हाँ, बेसिकली तो यही होता है। मतलब रेड रूम्स का में कॉन्सेप्ट यही है, उसमें लोग आपको पे करेंगे एंड देन आप वो वीडियो या वो लाइव परफॉर्म करोगे एक्शन। तो बहुत सारे केसेस भी हैं। एक 2014-15 में एक लूसी करके लड़की थी, छोटी सी,
4-5 साल की। तो उसका उसमें जो बंदा था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उस बंदे ने उसका लाइव मर्डर दिखाया था। वो 2-3 लड़कियां थी, उसका लाइव मर्डर दिखाया था ये अंडरग्राउंड में, ये डार्क वेब में। तो पे आप जितना पे करोगे उस हिसाब से, बट ये प्राइवेट रूम्स होते हैं, आपको इजीली अवेलेबल नहीं होते, वो बहुत डिफरेंट क्लाइंट्स को अवेलेबल होता है, ओके। तो आप एक्सेस कर सकते हो। भाई ये भी कहा जाता है कि अगर आपने डार्क वेब पे एक्सेस कर लिया तो आपका जो कंप्यूटर है जिससे भी आप एक्सेस कर रहे हो वो हैक हो जाता है, फिर उनकी आपकी इन्फॉर्मेशन लीकेबल है, इजीली एक्सेस मिल जाएगा किसी को भी। मतलब पता चल जाता है कि आपने यूज कर लिया डार्क वेब ऐसा। आपका देखो, ऐसा है क्या? नहीं हो भी सकता है, नहीं भी, बिकॉज आप एक जो ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो टॉर, वो डेटा जो भी कैशे जो भी आपके कंप्यूटर पे बना रहा है वो इनक्रिप्टेड ही रहेगा, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है वो ट्रेस करना। बट आप जो भी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो राइट, उसमें लॉ एनफोर्समेंट ने कुछ ना कुछ बग डाले होते हैं जिससे रियल आईपी वो हो जाती है, तो गवर्नमेंट को पता चल सकता है। उन्होंने बहुत सारे खराब भी हुआ है लोकेट करने के लिए, कि अलग अलग फोरम्स के ओनर को लोकेट करने के लिए, या कौन कौन पॉर्न वेबसाइट्स में पीडोफाइल्स विजिट कर रहे हैं चाइल्ड पॉर्न में, तो उन्होंने लोग इंडियन अगर आप डार्क वेब को एक्सेस कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं हैक अनसेफ हो अनसेफ हो और उनको मालूम पड़ जाएगा कि तुमने हो एक्सेस किया है। सकता है। जी जी जी, बहुत बहुत केसेस हैं। भाई वैसे ऐसा कहते हैं कि मतलब दूसरी गवर्नमेंट्स जो होते हैं, जैसे हमने बहुत सुना है टिकटॉक जैसे था ऐप, वो इंडियन यूजर्स का डेटा ट्रैक करता था। हाँ हाँ तो ये मुझे तो लगता है यूएस गवर्नमेंट भी हमारा डेटा ट्रैक फेसबुक इंस्टा के थ्रू कर रखती है। हाँ, यूएस में अमेंडमेंट 4 करके एक पॉलिसी है, लॉ है, जिसमें अगर जो कोई सा भी सर्वर यूएस में है, गवर्नमेंट उससे लॉग्स मांग सकती है, उसको बोलते हैं अमेंडमेंट 4। ऐसे ही एक चाइना में लॉ है जिसमें हर एक चाइनीज सिटीज़न एक एजेंट है, मतलब गवर्नमेंट को अगर चाहे तो वो उससे डेटा लिखवा सकती है। इंडियन ऐप्स के पास भी ऐसा है जो इंडियन ऐप्स? इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कोई लॉ भी नहीं बनाया, और इंडियन ऐप्स ऑफ कोर्स आईटी रेगुलेशन रूल्स फॉलो करती हैं। बट मैं इन 2 स्पेसिफिक कंट्रीज़ के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि दोनों कंट्रीज़ बहुत हाई लेवल पे डेटा अवेलेबल रहता है उनके पास सबका। भाई डार्क वेब पे इट इज आल्सो सेड दैट वहाँ पे ड्रग डीलिंग होती है। हाँ हाँ, बहुत ईजी। आपने कभी मैंने सुना है, मेरे दोस्त ने किए हैं ऑर्डर, इंडिया में तो नहीं बट बाहर क्या अल्जीरिया वगैरह में उन्होंने ऑर्डर वगैरह किए, आ जाते थे वो कैप्सूल्स पिल्स वगैरह आ जाते थे, तो वो सब और उन्होंने वो ऑर्डर किया। ऐसे आते हैं कि किसी सॉफ्ट टॉय में आ रहे हैं। हाँ करेक्ट, वो किसी चीज़ में स्टफ़ रहेंगे या किसी बुक्स के अंदर वो कटिंग रहती है उसमें रहते हैं, तो ऐसा करके वो स्टफ़ करके भेजते हैं। अच्छा भाई, आप इतने टाइम से हैकिंग की दुनिया में रहे हो, तो मेरा वैसे मुझे नहीं पता, आपको इसके बारे में पता ही नहीं, मैं रैंडमली क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ कि सीक्रेट सोसाइटीज़ या इल्यूमिनाटी या जो ये असैसिन वाली दुनिया होती है, इससे इसका कभी पाला पड़ा है आपको? कभी ट्रैक करा है किसी गवर्नमेंट ने किसी सीक्रेट सोसाइटी को, या आपने किसी प्रोजेक्ट के तहत करा हो, या कुछ आपके फ्रेंड्स हैकर फ्रेंड्स ने किसी कंट्री का बताया हो? सीक्रेट सोसाइटीज़ तो नहीं, बट बहुत सारे ग्रुप्स हम लोगों ने लोकेट किए थे जो फंड्स रेज कर रहे थे आईसिस के लिए। तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड रेजिंग कर रहे थे, तो वो सारे प्राइवेट ग्रुप्स का पता किया था, बट ऐसा सीक्रेट सोसाइटी सॉर्ट ऑफ नहीं है। और हिटमैन हायर कर सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बट बहुत सारी फेक्स भी हैं। आपके बिटकॉइन ले लेंगे और देन कोई रिस्पॉन्ड नहीं। बेसिकली आप असैसिन हायर कर सकते हो। ये बिटकॉइन पे ही डील करते हैं? बिटकॉइन, लीडकॉइन, डोजकॉइन, ये सारे डिजिटल करेंसी, बिकॉज वो ट्रैकेबल ईजिली नहीं है, आपका वॉलेट ट्रैक होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता कुछ।